This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. 5070 Variant 42 2023. अब इसका है आई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रस्टिंग ऑफ आयरन. फिगर 1.1 shows the apparatus the student uses. अच्छा, गौर से देखिए एक्सपेरिमेंट 1. इसमें पानी भी है, एयर भी है. एक्सपेरिमेंट बी, उसमें खाली एयर है. एक्सपेरिमेंट सी, पानी में डाला है लेकिन ऑक्सीजन का आना मना कर दिया ऑयल डाल लगा के. अब आपने मुझे ये बताना है व्हाट इज apparatus X. टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने. इसका नाम है टेस्ट ट्यूब. बिल्कुल सही नाम दिया आपने. बताइए स्टेट वाई स्टॉपर इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट बी. क्यों यूज किया है बेटा? सर ताकि ये जो ड्राई एयर है वो एस्केप ना कर सके. ड्राई एयर एस्केप ना कर सके ऑक्सीजन एंटर ना हो. या वहां से कोई चीज आ ना सके ना. कोई एयर अंदर ना आ सके ना. क्या कहते हो बेटा, ऐसा ही है? जी. बाहर की देखिए, ड्राई एयर का मतलब है मॉइस्चर नहीं है, ठीक है. लेकिन जब आप उसको खोल देते, आप उसके अंदर जो है वो ओपन कर देंगे तो सारा मॉइस्चर, ऑक्सीजन भी एंटर हो जाएगी है. लेकिन देखो ऑक्सीजन तो पहले से ही है अंदर, है ना बेटा. तो मॉइस्चर नहीं आ सकेगा, पानी नहीं आ सकेगा ना. क्या कहते हो बेटा? जी. तो टू प्रिवेंट और स्टॉप वाटर वेपर और मॉइस्चर to enter into test tube. बताइए एक्सपेरिमेंट सी में आपने इसको बॉयल किया है. वाई द एक्सटेट वाई द वाटर इन एक्सपेरिमेंट सी इज बॉइल्ड बिफोर यूज. ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो हट जाए. नहीं बेटा, अगर आप बॉयल करोगे तो उसमें से स्टीम बन के बाहर निकलेगी, तो जितनी भी ऑक्सीजन ऊपर होगी वो रिमूव हो जाएगी, है ना. टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर which already dissolve in water, बेटा पानी के अंदर बहुत सी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिसॉल्व हो चुकी होगी ना, उसको रिमूव करने के लिए. अब कह रहा है बताओ आपने ऑयल क्यों रखा? अब तो इसने ऑक्सीजन को रोका है साफ, ताकि एयर या ऑक्सीजन एंटर ना करे. हाँ, ताकि एयर या ऑक्सीजन ना आ सके. टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एयर और ऑक्सीजन. अब ये कह रहे थे एक्सपेरिमेंट आर लेफ्ट फॉर 1 वीक. बताइए किस में सबसे ज्यादा रस्ट आएगा? बताइए बेटा, ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा, या ए बी में आएगा, या ए सी में आएगा, या तीनों में आएगा, या किसी में नहीं आएगा? ए में आएगा क्योंकि उसमें दोनों कंडीशंस रेस्ट्रिक्ट की हैं.
तो इसका मतलब है ए में आएगा है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन है। बिल्कुल सही कहा। एक्सपेरिमेंट ए। एक्सपेरिमेंट ए। Predicting which of the experiment the nail will have rusted. Experiment A. Experiment A बेटा। अब explain your prediction. This is because of oxygen and water. Because of oxygen and water, in this experiment, both conditions are fulfilled. बेटा आपको बात समझ आ गई है? जी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। Question number 2. Aqueous ammonia is a solution of ammonia gas. A student titrated 2 samples of aqueous ammonia A and B with 0.500 mole per dm³ of hydrochloric acid. The student does 4 titration, 2 with A and 2 with B. The student, step 1, rinses and fills a burette with 0.5 mole per dm³ of hydrochloric acid. Step 2, uses a volumetric pipette to add 25 cm³ of conical flask. आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। देखें ये कह रहा है ये ब्यूरेट लेंगे आप ऐसा, इसको रिंस करें और इसमें HCl डाल दें। ये आपने इसमें पूरा HCl डाल दिया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोल पर dm³। उसके बाद आपने एक लेना है कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में आपने डालना है 25 cm³ A। मिथाइल ऑरेंज डालना है। मिथाइल ऑरेंज डालना है फ्यू ड्रॉप्स। मिथाइल ऑरेंज डालना है फ्यू ड्रॉप्स। नीचे वाइट टाइल रखनी है, ये वाइट टाइल है ताकि कलर चेंज आपको नजर आ सके। अब हल्के हल्के हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने इसके अंदर डालना है और इसको रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए अब बताइए टाइट्रेशन 1 में फाइनल ब्यूरेट रीडिंग कितनी है? $15.2. 15.2। This is 15.2. This is 0.0। ये 15.2 और ये आ गया 30.2। ऐसा ही है बेटा? जी सर यही है। चलिए जी आगे बढ़ते।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, टाइट्रेशन 1 में पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है इनिशियल। फाइनल बी रीडिंग 15.2, इनिशियल 0.0, फाइनल 30.2, इनिशियल 15.2। बेटा बताइएगा इसका कितना डिफरेंस आ रहा है। 15.2 15.2 और सेकंड वाले का कितना आ रहा है बेटा। 15.0 15.0 15.0। अब एक और रीडिंग ली है इसने, आपसे कह रहा है बताइए अब फाइनल रीडिंग यहाँ से इसका वॉल्यूम यूज कितना होगा, माइनस करके बताएं बेटा। 34.7। टाइट्रेशन 4 का इनिशियल ब्यू रीडिंग कितनी है बेटा। 0.6। 35.5 35.5 0.6 34.9 आ जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट यूजेस अ वाइट टाइल इन दिस ताकि टाइट्रेशन। कलर चेंज ऑब्जर्व कर सकें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कलर चेंज तो वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे, प्रॉपरली आप कर सके ना, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें। सर साइड से तो वाइट टाइल पर दिखेगा ना, इसलिए। बिल्कुल बेटा। टू ऑब्जर्व एंड पॉइंट more accurately and point more accurately, कलर चेंज ऑब्जर्व करना आसानी होगी, ठीक है। टू ऑब्जर्व कलर चेंज and point more accurately। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब HCl needed to neutralize 25 cm cube of A and of B। yes जी बताएं बेटा। हाँ बोले। ठीक है बेटा, बताइए आगे आंसर बताइए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बताइए वॉल्यूम बताइए। ठीक है सही कैसे होगा? बेटा, मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड फॉर सॉल्यूशन ए निकालना है, ठीक है बेटा। सही है, मैंने सुन लिया आपकी बात। अच्छा, मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड फॉर सॉल्यूशन ए। अच्छा, सॉल्यूशन ए कहाँ है बेटा। ऊपर वाला। अच्छा, ए एंड ऑफ बी कह रहा है, दोनों की कह रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए जो है आपने डाला हुआ है कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये सॉल्यूशन ए से किया आपने, फिर आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बी से किया, 20 अमोनिया। बेटा दो सैंपल हैं, ए भी अमोनिया है, बी भी अमोनिया है, लेकिन सैंपल अलग अलग हैं, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो अब आइए, आपके पास ये दो हैं बेटा, यही दो वैल्यू है ना। जी सर, एक ही है दोनों। तो इसको आप प्लस करेंगे 15.0। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। बिल्कुल बेटा, 15.2 डिवाइडेड बाय 2 15.1। अच्छा, अब अगले में देखेंगे
इसमें 34.7, 34.9 डिवाइडेड बाय 2, 34.8. 34.8। सर जी बेटा। जब भी मीन निकालेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे? हाँ बेटा, 2 रीडिंग लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ओके सर। और 2 रीडिंग के दरमियान 0.2 का डिफरेंस आना चाहिए। सही है, कहाँ से वैल्यू मिली? बेटा ये हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखें। पहले हमने ये 2 टाइट्रेशन किए, सोल्यूशन एक है, ये सोल्यूशन ए है। फिर हमने सोल्यूशन बी के साथ ये टाइट्रेशन की है, ये सोल्यूशन बी है। क्या बात समझ आ गई ना बेटा? जी। अच्छा, कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ 0.5, आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, यूज द मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 cm³ of A in D to calculate the concentration of ammonia in A. Give your answer to an appropriate number of significant figure. चलिए बेटा, आपसे A का कह रहा है, ठीक है। A का वॉल्यूम आपने निकाला था 15.1 cm³। उसको DM क्यूब में करेंगे। बिल्कुल 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 DM³ में करेंगे। लेकिन पहले हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, देखें इसका कुछ दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है कुछ। हाँ बेटा, HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है HCl की, वो है 0.5 मोल पर DM³। निकालेंगे मोल ऑफ HCl CV/1000। कंसंट्रेशन 0.5, वॉल्यूम 15.1 डिवाइडेड बाय 1000। बोलो बेटा कितना आ गया आएगा? 7.5 into 10 into 10 -3 इंटू 10⁻³ मोल। ये आ गया आपका स्टेप 1। ये HCl क्या है ना सर? ये HCl के आगे ना बेटा, ब्यूरिट में तो सही। HCl था। जी मना क्लास में ले लेंगे बेटा, जो भी आ रहा है ना। जी जी सर। आ जाओ बेटा, स्टेप 2 पे आ जाओ, स्टेप 2 पे आ जाओ मेरा बेटा। अब स्टेप 2 में ये कह रहा है, मोल आपने निकाल लिए, देखिए मोल 1:1 का है ना, तो मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl, which is equal to 7.55 into 10⁻³ मोल। अब आपने निकालना है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, स्टेप 3। concentration is equal to mole upon volume multiply by 1000। मोल है 7.55 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1000, वॉल्यूम है 25। बोलो मनाल मेरा बेटा क्या आंसर आना चाहिए? सर 0.302 moles 0.302 मोल पर DM³। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP डिसॉल्व इन 25 cm³ ऑफ A। चलिए जी, अब आपको मोल आपने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। बताइए इन दोनों के दरमियान रेशियो 1:1 का है ना, जी। तो बताइए मोल ऑफ अमोनिया कितने हैं? 7.55 into 10⁻³ -3 मोल, ठीक है जी। अच्छा, आपने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू concentration
ना मल्टीप्लाई ना 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 मोल मल्टीप्लाई बाय 24, तो 7 पॉइंट आरटीपी पे निकालना है ना। आरटीपी पे तो यही करते हैं हम। डीएम देखो, डीएम क्यूब में निकालना है तो 24। 0.1812 0.1812, सो 0.181 मोल आ गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, यूज योर आंसर टू डी एंड एफ to calculate the volume of ammonia measured at RTP dissolved in 25 cm cube of B. Use your answer to D. D में क्या हुआ है भाई? ठीक है, F में आपने निकाल लिया वॉल्यूम। अब आपने निकालना है RTP पे B के अंदर। अभी आपने निकाला कितना बेटा? A के अंदर। अब आपने निकालना है B के अंदर। आप बता सकते हैं कि बी का वॉल्यूम कितना आया था बेटा? बेटा ये देखो, ये आपने 15.1 लिया ना। अब आप लो 15 बी का निकालना है, अब लो 34.8। समझ रहे हो बेटा? ये देखो बी का कैसे करेंगे, ऊपर तुमने लिखा था ना वॉल्यूम 15.1, अब लिखोगे वॉल्यूम कितना है 34.8 cm क्यूब, और कंसंट्रेशन कितनी है देखो, ये सारा यही लिखेंगे। देखो ये रहा, ये पूरा मोल आ जाएगा। ये देखो ऐसे, ये देखो मैंने ऐसे ही कॉपी किया, ऐसे ही ले आया। यहां रखना पड़ेगा 34.8। मनाल मेरा बेटा बताना अब क्या आंसर आ रहा है मोल का? जीरो पॉइंट 0.0174। यही कहा है बेटा आपने? जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे। अगले स्टेप में, ये आपने स्टेप 1 किया था। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में वॉल्यूम निकालना है हमने, इससे ऊपर क्या है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24। मोल है 0.0174 मल्टीप्लाई बाय 24, 0.4176 0.4176 यानी 0.415 डीएम क्यूब, तो 0.418 डीएम क्यूब। सर मगर उसने बोला था कि एफ का भी आंसर यूज करेंगे, वो तो हमने नहीं किया। देखो डी नहीं, उसने ये कहा था यूज योर आंसर टू डी एंड एफ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ। हमने सिर्फ डी का यूज किया है। बेटा उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है एफ का इस क्वेश्चन से। वो अलग टाइटेशन, ये अलग टाइटेशन है। आप जरा देखें मार्किंग स्कीम में आंसर गलत है क्या? उसका कोई आंसर का कोई लिंक ही नहीं है। वो इसलिए कहा है इसने ये यूज करना है, ये यूज करना है। इससे तो किसी सूरत में नहीं आएगा। हाँ मेरा बेटा समझ आ, चेक करा आंसर? जी यही आंसर है बस, ठीक है, इसका मतलब है। अब ये कह रहे द स्टूडेंट रिंसेस द ब्यूरेट विद 0.5 मोल पर डीएम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड इमीडिएटली बिफोर इट इज फिल्ड। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट शुड नॉट रिंस द ब्यूरेट विद डिस्टिल्ड वाटर इमीडिएटली बिफोर इट इज फिल्ड विद 0.5 मोल पर डीएम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर क्योंकि फिर जो एक्सेस बचा हुआ होगा
उसका पानी उसमें भी ऐड हो जाएगा वॉल्यूम में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पानी बचा हुआ रह जाएगा वो जाके इससे लग जाएगा और हाँ, फिर सोल्यूशन आपके की जो पास एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। एक्यूरेट रीडिंग ही नहीं आएगी। आप ये समझ रहे होंगे कि जो है ना भाई, आप मेरी बात समझ रहे बेटे? आप ये समझ रहे होंगे कि भाई सोल्यूशन की कंसंट्रेशन वही है, लेकिन क्योंकि पानी आज से रिंस कर दिया, वो डिस्टिल वाटर लगा होगा तो उसकी कंसंट्रेशन लो आ जाएगी। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना बेटे? जी यही होगा। तो इसको आंसर लिख सकते हैं, दिस इज because it would dilute the hydrochloric acid solution. Some of the distilled water remain in the burette so reading will be greater. Reading means volume. Tighter will be greater. बेटे, आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Abe suggests why universal indicator is not suitable for use in this titration. बताएं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों नहीं डाला? इसमें बहुत सारे कलर चेंजेस थे। बहुत ज़्यादा कलर चेंजिंग हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको याद है ना, मैंने आपको कराया था बीवी रोक, यूनिवर्सल इंडिकेटर को याद भी करा दिया था मैंने आपको बीवी रोक से, ब्लू, वायलेट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। मनाल याद आ रहा है बेटा? जी। तो अब ये बताइए, इतने सारे कलर आएंगे एंड पॉइंट के, क्या ये सही होगा इतने सारे कलर का आना? नहीं, इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं यूज करते। ये तो आपको एंड पॉइंट में मुश्किल हो जाएगी। तो भाई इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम यूं कह सकते हैं, it shows a gradual color change over a broad pH range 4 to 10, यानी ये इतने कलर पीएच कलर पे चेंज करता है, इतने सारे कलर पे चेंज करेगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि एंड पॉइंट कलर चेंज
end point color change will not be clear. Will not be clear. यहां तक के तो आपने लिख लिया बेटे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। I student investigate solution W and solid X. Solution W is green in color and contain iron 2 plus ion. Describe how W can be shown to contain iron 2 plus ion. जी बेटा, कैसे पता चलेगा आयरन 2 प्लस है? क्या डालेंगे? कौन सा रिएजेंट होगा? 2 मार्क का क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, आपने करना होगा ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस विच गिव, कौन सा कलर देगा? विच गिव ग्रीन पीपीटी। अच्छा, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH which gives green PPT। बताइए, कुछ एक्सिस में सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल होगा। ये 1 मार्क हो गया। सेकंड मार्क लिखेंगे ग्रीन पीपीटी। It will be insoluble in excess. Green PPT remain insoluble in excess NaOH। बताइए अमोनिया में क्या होगा? उसमें भी ग्रीन पीपीटी बनेगी और इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होगा तो भाई इसके आगे में ब्रैकेट में लिख दें अमोनिया। जी बेटा। सर ये जो पीपीटी होती है इनको याद करना पड़ेगा या टेबल दिया हुआ होगा? बेटा टेबल तो नीचे दिया हुआ होता है ना। ये देखें, ये देखें लिखा क्या है। आयरन देखें, ये देखें, आयरन 2 ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अमोनिया में ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। सर इस साल भी दिया हुआ होगा ना सर? यार 2025 तक के तो अभी हमने किया, उसमें भी गिवन था सर, क्योंकि है ना 2023 किया था तो ये टेबल इस साल से ऐड हुआ है, तो मैं सोचा मैं पूछ रहा था सर। नहीं बेटा, ये इस साल से ऐड नहीं हुआ, 2020 में तो है, ये 23 में तो है। ये देखें, आप थ्योरी की बात कर रहे हैं शायद। सर मैंने ये भी देखा है सर। हाँ नहीं सर, मैं दोबारा चेक कर लूँ। ठीक है। अच्छा, एक्सेस W is added to acidified aqueous potassium magnet. Describe the color change seen। ठीक है, एक्सेस W is added to acidified W क्या चीज़ थी बेटा? अमोनिया था ना? क्या था W? नहीं, कुछ पता नहीं क्या है। एक W है। W क्या है? आयरन। पता क्या है? नहीं, उसमें आयरन तो है ना। आयरन +2 को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला है। बताइए आयरन +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर्पल टू कलरलेस। नहीं बेटा, आयरन 2, वो तो सही कह रही है। आयरन +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन +3 में। जी मगर कलर चेंज लिखना है ना। अभी मैं लिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको लिखा रहा हूँ। बताइए KMnO4 का कलर क्या होगा? पिंक, पर्पल? पर्पल होगा। पर्पल टू कलरलेस। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया। चलिए, अब ये कह रहा है डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वियस अमोनिया एंड देन एन एक्सेस ऑफ एक्वियस अमोनिया आर एडेड टू द मिक्सचर फ्रॉम 2। अब बताएं क्या होगा अमोनिया डालने से? क्या होगा? एक्सेस अमोनिया इनसॉल्युबल होगा। वही ऊपर वाली आएगी या रेडिश ब्राउन?
बेटा रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाएगा ना? Describes the observation made when a few drops of aqueous ammonia and then an excess of aqueous ammonia are added to the mixture from 2. बेटा आयरन 2 आयरन 3 में डाला है ना आपने? आयरन 2 को सर आयरन, कहाँ लिखा है? बेटा इधर देखो मेरी बात सुनो, ये 2 के अंदर आपने जब KMnO4 डाला तो मैंने आपको लिख दिया था आयरन 2 किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन 3 में। अब मुझे देख के बताओ आयरन 3 में जब अमोनिया डालोगे तो क्या होगा? मगर ये आप उससे बता रहे हैं ना, टेबल से? टेबल से बता रहा हूँ, मुझे तो याद है। हाँ बस फिर से मुझे तो याद है ना, आप तो टेबल से देख के बता रहे होंगे। बोलो बेटा। बोलो बेटा। बेटा एक्सिस में क्या होगा? इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेस में भी इनसॉल्युबल होगा तो रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इन एक्सेस, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। चलिए अगला है बी। सॉलिड एक्स is a shiny gray metal. The test the student does on X are shown in table 3.1. Some of the observations for these tests are also shown. मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा। आपने डाइल्यूट एसिड डाला इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में, द गैस इज प्रोड्यूस्ड। पता है एसिड डालने से अगर गैस बनती है, अच्छा आगे लिखा हुआ है सॉलिड डिसअपियर, सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस एंड बिकम वार्मर। पता है कौन सी गैस बनी होगी? और उस गैस को चेक करने के लिए आप कौन सी चीज डालेंगे? एक्स क्या चीज है बेटा? सॉलिड है, ग्रे मेटल है, ग्रे मेटल। हाइड्रोजन। बेटा मेटल के ऊपर अगर मेटल है, मेटल, मेटल में अगर आप एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना बेटा, और मेटल क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। और उसके लिए फिर हम बर्निंग स्प्लिंटर वाला टेस्ट करेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन पॉप साउंड होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हाइड्रोजन गैस बनेगी और टेस्ट लिखेंगे बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग स्प्लिंटर extinguish with pop sound। नहीं ये तो नीचे लिखना था ना बेटा। जी से पॉप साउंड तो ऑब्जर्वेशन में आई। बर्निंग स्प्लिंटर extinguish with pop sound। चलिए द ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट 1 आर इनकम्प्लीट। स्टेट 1 अदर ऑब्जर्वेशन दैट स्टूडेंट मेक फॉर टेस्ट 1। ये कह रहा है ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट 1 आर इनकम्प्लीट। टेस्ट ट्यूब में डाला गैस प्रोड्यूस, सॉलिड डिसअपियर, सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। बताएं क्या ख्याल है, क्या चीज आपको लग रहा है कि नहीं दी हुई? बबल्स नहीं लिखे हुए ना बेटा, हाइड्रोजन गैस के बबल। जी सर बबल्स बबल्स नहीं लिखे, बबल्स। बबल्स और
एफरवेसेंस, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन। अगला, स्टेट द कंक्लूजन यू कैन मेक फॉर टेस्ट फ्रॉम टेस्ट 2। अब टेस्ट 2 देखें, नाइट्रिक एसिड डाला है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है, कलरलेस, तो कौन सा ग्रुप एब्सेंट हो गया? हैलोजन एब्सेंट हो गए। हैलाइड आइंस, ग्रुपेट हट गया। क्लोराइड, ब्रोमाइट। सर ये समझ नहीं आया। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, सिल्वर नाइट्रेट क्यों डालते हैं ये चेक करो इधर। देखो अगर तुम मेरे साथ ये कर रहे हो ना, तुम्हें ये टेबल खोलना चाहिए। ये देखो सिल्वर नाइट्रेट डाला हुआ है, ये सारे हेलोजन है यानी हेलाइट। तो यहाँ हमने लिखा हेलाइट आइंस आर एब्सेंट। रुबाब बात समझ आई है बेटा? जी सर। अच्छा, स्टेट द कंक्लूजन यू कैन मेक फ्रॉम टेस्ट 3। अब देखें टेस्ट 3 क्या है। नाइट्रिक एसिड डाला है, बेरियम नाइट्रेट डाला है, वाइट पीपीटी आ गया। अब देखो इधर, अरे क्या, ये देखें नाइट्रिक एसिड डाला है, बेरियम नाइट्रेट डाला है, वाइट पीपीटी सल्फेट प्रेजेंट। हम क्या लिखेंगे? SO4 -2। SO4 - 2 के आयंस प्रेजेंट है। बिल्कुल सही, सल्फाइड आइंस आर प्रेजेंट। अब अगला, आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन टेस्ट 1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता, देखो यहाँ तुमने बेरियम डाला था ना सर तभी तो हमने ये किया कि H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, आप 3 में देखो तुमने बेरियम डाला था ना, बेरियम, और टेस्ट 1 डाल दिया था, टेस्ट 1 सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली टेस्ट 1 में सल्फेट होगा, है ना बेटा? तो सल्फेट कहाँ से आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था, जब ही तो इसके अंदर डाला है तो वाइट पीपीटी आ गया। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? बोलो बेटा, रुबाब मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। देखो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था, जब ही तो बेरियम के साथ इसने वाइट पीपीटी दिया है। आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन टेस्ट 1। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? बिकॉज सल्फेट प्लस बेरियम give barium sulfate. Suggest the identity of metal X. अब आपने मेटल X निकालना है बेटा। बताओ बेटा वो कौन सा मेटल होगा? कोई अंदाजा है आपको बेटा? ऊपर देखें, मेटल X आपको दिया हुआ, सॉलिड X। बेटा अगर आप लोग बोलेंगे नहीं भी तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता रहता हूँ और ख़त्म। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। आप सिल्वर। कमेंट नहीं करेंगे, आप कमेंट करें ना बेटा। आप देखें सॉलिड X ग्रे मेटल है, ग्रे कलर का मेटल है। नंबर 1 आपको ये मालूम चला, ठीक है? इसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कुछ पता नहीं चल रहा। नाइट्रिक एसिड डाल के सिल्वर नाइट्रेट डाला तो कलरलेस, हेलोजन एब्सेंट हो गए। बेरियम नाइट्रेट डाला तो वाइट पीपीटी आ गए।
टेस्ट 1 का सोल्यूशन ले लिया था अगर आपने, तो डेफिनेटली इसके अंदर सल्फेट था, जब तो यह आइड आ गया। अब आप मुझे तो कहीं कोई सिल्वर सल्फेट। नहीं बेटा, आपने सिर्फ ये बताना है ग्रे कलर का मेटल कौन सा होता है। सिल्वर। नहीं, वो ग्रे कलर का नहीं है, ये सॉलिड मेटल ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल है, प्योर मेटल। कॉपर। कॉपर तो ब्लू कलर का होता है बेटा, ग्रे कलर। सल्फर। कॉपर तो ब्लू कलर का तो सॉल्ट होता है, पिंक कलर का कॉपर लिथियम। होता है। लिथियम पानी में डाल के एक्सोथर्मिक हो जाता, यहाँ तो कोई पानी में डाल के गर्म नहीं हो रहा। सर ये कैसे पता कि ये ग्रुप 1 का है? मैंने तो बोला भी नहीं है ग्रुप 1 का है, या तो ग्रुप 1 का होगा, ग्रुप 2 का होगा। तो कांचन मेटल भी हो एल्यूमिनियम। सकता है। एल्युमिनियम, ठीक है। कैसे अंदाजा किया आपने एल्युमिनियम? उसका भी शाइनी ग्रे होता है। मैग्नीशियम का भी होता है ग्रे। सिल्वर का भी होता है। मगर शाइनी तो बोल रहे हैं ना। सिल्वर तो बेटा सिल्वर कलर का होता है ना। अब देखो, यहाँ देखो लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो, तो बताओ रिएक्टिविटी सीरीज में ये रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है वो हो सकती हैं, पोटाशियम हो सकती है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्युमिनियम, जिंक हो सकता है, अब इनमें आयरन हो से सकता है। सिल्वर वो ग्रे कलर मैग्नीशियम का होता है, एल्यूमिनियम का ही होता है। अब इनमें से अगर आपको याद है कलर तो बता दें किसका होता है। मैग्नीशियम का ग्रे कलर होता है, और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी होता है। एल्युमिनियम का ग्रे कलर नहीं होता बेटा। एल्युमिनियम के बर्तन देखो ग्रे कहाँ से हो गए, और शाइनी तो बिल्कुल भी नहीं होता। सर तो मैग्नीशियम है। फिर मैग्नीशियम है। आप गूगल करके देखें, जिंक भी होगा। आपको कलर याद होने चाहिए, एक ही हल है कि आपको कलर याद हो। चलिए तो बेटा ये हम आगे, दोनों आंसर हैं क्या? दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं बेटा। है चलो बेटा, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है बेटा मनाल, मेरे साथ आगे सॉल्व कर लो बेटा, अभी भी टाइम है, मेरे साथ सॉल्व कर लो। एग्जाम में तुम मेरे साथ बोलोगे ना तो एग्जाम में करोगे। आप में से कोई भी मेरे साथ कर ले बेटा, मुझे करवाएं बोले। बेटा एग्जाम में कैसे करोगे अगर बोलोगे नहीं तो। अच्छा बहरहाल मैं खुद ही कर देता हूँ। अच्छा क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी, आप लोगों को तो शौक ही नहीं है यार। अगर आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? मैं आपको पहली क्लास से बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप बोलेंगे तो सीखेंगे। वलीद आपको आवाज़ नहीं आ रही बेटा? जी सर आ रही है। वलीद बोलो ना, कैसे करेंगे? ये तो लाजमी क्वेश्चन आएगा यार। बहरहाल मैं ही करा देता हूँ भाई, तुम लोग तो बस छापो फिर बैठ के। बेकिंग सर वो सोडा। क्वेश्चन रीड कर रहे थे। अच्छा मेरा बेटा मेरे साथ बोलो ना, मैं चाहता हूँ तुम्हें सिखाना। बोलो बेटा क्या हो रहा है? बेकिंग सोडा इज यूज टू मेक ब्रेड राइस। ठीक है, बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि जो ब्रेड हो ना वो थोड़ी फ्लफी हो, फूली हुई हो। ठीक है, बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं डिकम्पोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। आपने देखा होगा डबल रोटी के अंदर सुराख होते हैं, वो बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। Baking soda also decomposes gradually when it is stored. The longer the baking soda is stored, the less carbon dioxide it releases when it is heated.
So plan investigation to show which of the two different sample of the baking soda has been stored for longer. अब आपने निकालना, याद रखिए कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी वो पुराना होगा। अब हम शुरू करेंगे इन्वेस्टिगेशन, तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का मेजर करेंगे। नहीं, हम करेंगे कैसे? गैस सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल मेजर करेंगे। ठीक है, और 2 इक्वल सैंपल्स लेंगे पहले तो बेकिंग सोडा के। देखो हम क्या करेंगे, 2 सैंपल लेंगे बेकिंग सोडा के, बिल्कुल सही है। उनका ठीक मास है, भी मेजर कर लेंगे। ये देखो ये तुम्हारे पास आ गया, इसके अंदर एक बेकिंग सोडा 1, बेकिंग सोडा ए, ठीक है जी। एक और बेकिंग सोडा ले लेंगे, बेकिंग सोडा बी जी, फिर दोनों के मास मेजर करके दोनों में इक्वल अमाउंट डाल देंगे। ये बात हुई ना। देखो देखो तुमने कहा ये बेकिंग सोडा ए लेंगे, ये आ गया बेकिंग सोडा बी। 2 बीकर्स लेंगे, दोनों में बेकिंग सोडा डालेंगे इक्वल मास का। सही है। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ लेबल 2 बेकिंग सोडा सैंपल, 2 बेकिंग सोडा सैंपल, SANB। हमने यही किया है, हमने यही लिख भी दिया। अब हम इन दोनों का मास निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक, मास ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले दोनों बीकर का का लेंगे, फिर बीकर के साथ बेकिंग सोडा का लेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो मास उसका आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेट सपोज इसका हम ले रहे हैं 1 ग्राम, इसका भी ले रहे हैं 1 ग्राम, ठीक है। तो नंबर 2, मेजर इक्वल मास ऑफ ईच बेकिंग सोडा 1 ग्राम। दोनों का 1 ग्राम ले लिया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। ये देखें, एक ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर डाल दिया आपने बेकिंग सोडा, ये इसमें डाल दिया, ये इसमें डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में आप अब देखें, ये इस टेस्ट ट्यूब को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब, अब ये बेकिंग सोडा है ना। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कॉर्क लगाता हूँ। कॉर्क लगाने के बाद इसमें से एक ट्यूब निकालता हूँ, डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है। अब इसको डालूंगा मैं एक और टेस्ट ट्यूब में, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब आ गई। इसके अंदर आपने लाइम वाटर डाला होगा, इसके अंदर लाइम वाटर डाला होगा। अब आप दोनों को हीट करें 1 मिनट 2 मिनट तक के, और देखें किस में ज़्यादा क्लाउडनेस है। बात समझ आ रही है? जी। अच्छा, उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि टाइमर लेके नोट करें किस में ज़्यादा टाइम लगा है कार्बन डाइऑक्साइड बनने में, ये भी कर सकते हैं। सर यहाँ पे दोनों को इक्वल टाइम के लिए रखें और फिर हम देखें किस में ज़्यादा हुआ है। या ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ सिलेंडर ले लें और देखें किस में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है। हीट करने से पहले आप मास निकालें, हीट करने के बाद मास निकालें।
बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने कैसे करना है बेटा। आपने एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आपने जो है वो 2 बेकिंग सोडा लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो अ, एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसको डिलीवरी ट्यूब में कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि बबल्स आना शुरू होंगे, दूसरी तरफ जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? आइए मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आपने नंबर 2 पे लिखा प्लेस ईच सैंपल, ठीक है जी। अब नंबर 3 पे आ जाएं। सर इसमें यीस्ट भी डालना है क्या? नहीं, यीस्ट तो उसने कहीं नहीं कहा था डालने को, सिर्फ बेकिंग सही। सोडा डाला है, ठीक है। नाउ प्लेस ईच सैंपल इनटू सेपरेट labeled test tubes. Place each sample into separate labeled test tubes. उसके बाद आप क्या करेंगे? नंबर 4, set up the apparatus to collect carbon dioxide gas by connecting a delivery tube from each test tube. To another test tube containing lime water. अब आपने हीट करना है। नंबर 5, हीट ईच टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम रखेंगे जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। For 2 minutes. Number 6, observe the reaction in lime water. Next, note the time when it turns milky. अच्छा, इसके अलावा वी कैन मेजर, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? नंबर 6, measure the volume of carbon dioxide produced by measure the volume of carbon dioxide produced by using cylinder, invert it in a water bath. मैं भी आपको दोनों एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ दोबारा। वाटर बाथ, बेटा आपने क्या क्या नोट किया होगा ये बताएं।
टाइम नोट किया होगा नहीं? बताएं बेटा। ये 2 मिनट का। तो आप यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू टर्न लाइम वाटर मिल्की / मिनट। अगर आपने वॉल्यूम मेजर किया है कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड / cm³ if गैस कलेक्शन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? मेजर द मास ऑफ टेस्ट ट्यूब बिफोर हीटिंग, बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग / ग्राम। बोलो बेटा, इतना डिटेल में मैंने करा दिया, बात समझ आ रही है? बताएं वेरिएबल्स क्या होंगे? बेटा वेरिएबल्स लिख देते हैं, वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स क्या होंगे? आप हर एक कोई चेंज कर सकता है। अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, कोई 1 ग्राम लेगा, कोई 2 ग्राम लेगा। मैंने 2 मिनट के लिए हीट किया है, हीटिंग टाइम आप 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। लाइम वाटर, ये कांस्टेंट वेरिएबल्स है। ये कांस्टेंट वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल वेरिएबल है। कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं जो आपको कंट्रोल रखने पड़ते हैं फेयर ट्रायल के लिए। कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल्स हैं ये। अब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ लाइम वाटर। ये सारे कंट्रोल वेरिएबल हैं बेटा। अब आपने इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, हाउ टू फाइंड which sample has been stored longer। असल चीज तो ये है बेटा, इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट किया था ना मेरे बच्चों। जी। बताइए, जिसमें मास डिफरेंस कम आया होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम बनी होगी। देखें, द सैंपल with the smaller mass difference, with the नहीं सर, जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा वो होगा ना। वो उसके अंदर लॉन्गर होगा। नहीं, जितना ज्यादा लॉन्ग होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, यही तो लिखा था उसने। तो सर डिफरेंस ज्यादा होगा मतलब एंड अगर मास difference- कम हुआ। देखें इधर, देखें मेरी बात सुनिए, ये क्या लिखा है जरा पढ़िएगा कि ये क्या लिखा है इसने। देखें, when decomposes gradually when it is stored, the longer the baking soda is stored the less carbon dioxide। तो बेटा आपने जितना देर रखा होगा पुराना होगा, जितना पुराना होगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। बेटे बात समझ आ रही है? सही है। तो
अब मैंने क्या लिखा, द सैंपल विद द स्मॉलर मास डिफरेंस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल के है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये स्टोर लंबा हुआ है। आफ्टर हीटिंग जी सर। हैज बीन स्टोर्ड लॉन्गर। ये एक लिख दिया आपने। नंबर 2, अगर आपने लाइम वाटर वाला करा है ना बेटा, तो अगर आपने लाइम वाटर रखा है और अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो बताइए मिल्की जल्दी होगा देर से होगा? सर जल्दी होगा। देखें सवाल ये है कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, उतना कम स्टोर किया होगा। जितना पुराना होगा कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। अबे भाई रखे रखे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई होगी ना उसके। हाँ तो लाइम वाटर में मिल्की देर से होगा, इसका मतलब है पुराना है। सही है। तो इसका लास्ट हम लिखे, मैं दोबारा आपको मेथड सिखाता हूँ अभी। द सैंपल दैट प्रोड्यूसेस less carbon dioxide takes longer to turn lime water milky. Has been stored for a longer period. बात समझ आ रही है बेटा? जी। अभी मैं आपको ये दोबारा सारे एक्सपेरिमेंट नीचे डायग्राम बना के कराता हूँ। कि देखें थर्ड पॉइंट भी मैं लिखने जा रहा हूँ जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ गैस निकाली होगी। द सैंपल दैट प्रोड्यूसेस लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, द सैंपल दैट प्रोड्यूसेस लॉन्गर टाइम टू रन लाइम वाटर, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा, द सैंपल दैट प्रोड्यूसेस लेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी लेस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। चलिए आइए बेटा मैं आपको 3 तरह कराता हूँ, ठीक है। ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर आपने डाल दिया बेकिंग सोडा, फिर आपने क्या किया, इसको गर्म करना है, ठीक है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन लेके इसको गर्म करना है, ठीक है। तो मास ऑफ टेस्ट ट्यूब, आ गया लेट्स सपोज 20.0 ग्राम। फिर आपने निकाला मास ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस सैंपल ए, अब आ गया 25.0 ग्राम। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द सैंपल, ठीक है। या आप एक काम करें, इधर लिखते हैं बिफोर हीटिंग,
बिफोर हीटिंग। अब आप दोबारा मास निकालेंगे गर्म करने के बाद, आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग अब ये आ गया 24 ग्राम। बताएं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली होगी? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। बोलो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली होगी? नहीं आ रहा बेटा, 25 में से 24 निकालोगे तो 1 ग्राम निकली होगी ना। मनाल मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी जी सर आ रही है। बेटे आपको ये बात समझ आ गई? मैंने ये जी आ गई है मुझे। ये एक्सपेरिमेंट 1 कर लिया, ठीक है। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ टेस्ट सैंपल 2 पे। ये आ गया सैंपल 2 यानी बी के साथ। ये बी है, ये बी है, ये बी है। सब कुछ मैंने कांस्टेंट ही लिया है। अब आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 23, तो 2 ग्राम आ रहा है। तो बताइए कौन ज़्यादा ये हीट करा है आपने? हीटिंग की है आपने 1 मिनट। बोलो बेटा किसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकली है? चलो बहरहाल बेटा यहाँ निकली है, ख़त्म आपकी क्लास। आप लोगों को सीखना ही नहीं है बेटा।